क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री, अध्याय 8, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली, और यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था ना। और ये मानचित्र हमें यह दर्शाता है कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। और इस अध्याय में हम लोग 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तब से 1761 तक पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई उसके समय तक ना। और जो पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप से उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इस मानचित्रों के बारे में। 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का गठन। जो 18वीं शताब्दी है उसके समय जो नए राज्य है उसका गठन किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर मानचित्र में दिया हुआ है। ये जो डॉट डॉट ये डैश डैश वाला लाइन है ना, ये मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा है जो 1700 ईस्वी की है। ये मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा है, ठीक है। देखिए लाहौर हो गया, पानीपत, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा, ग्वालियर, लखनऊ, मुर्शिदाबाद, भोपाल, बड़ौदा, पूना, हैदराबाद, इस प्रकार से जगह है, ठीक है। और फिर सिख, जाट, अवध, मालवा, गुजरात, मराठा, बंगाल, फिर इधर हैदराबाद, ये सब जगह है ना। और दूसरा वाला मानचित्र देख लेते हैं। ये सिंधु नदी का भाग है। सिख, लाहौर, सतलुज नदी का भाग ये इधर, दिल्ली, आगरा, राजपूत, ये सिंध का जगह है। और गुजरात, बड़ौदा, नर्मदा नदी, इधर नर्मदा नदी की भाग है। और सूरत, मराठा, इलाहाबाद, बनारस, अवध, लखनऊ, रोहिलखंड, ये इस जगह रोहिलखंड है। और गंगा जमुना नदी है इधर, पटना। ये जो एरिया है ना, ये ब्रिटिश कंट्रोल क्षेत्र है, ब्रिटिश कंट्रोल एरिया है, ठीक है, इस तरह का कलर वाला। और इधर देखिए पूना हो गया, इधर गोवा पुर्तगाली का है। पुर्तगाली लोग गोवा में थे। और मैसूर, आरकोट, मैसूर, त्रावणकोर, इधर मद्रास, पांडिचेरी, फ्रांसीसी लोग थे। सेंट डेविड किला ब्रिटिश। देखिए पांडिचेरी में कौन, फ्रांसीसी लोग थे। इस प्रकार से अलग अलग जगह को अलग अलग क्या कहते हैं, ताकतवर लोग कब्जा किए हुए थे। और देखिए यहाँ पर निजाम, ये जो इस जगह है ना, निजाम हैदराबाद के, ठीक है। और फिर इधर उत्तरी सरकार, इस जगह में उत्तरी सरकार है। अब आगे देखते हैं मुगल साम्राज्य और परावर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था, और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसका सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार से खड़े होने लगे थे। और ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1779 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और ब्रिटिश संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। जो सैन्य और वित्तीय संसाधन है तो उसको क्या किया था, बहुत अधिक खर्च कर दिया था, ठीक है। कौन, औरंगजेब ना। और औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। तो जब औरंगजेब का उत्तराधिकारी है तो उनके समय में, उसके शासनकाल में जो साम्राज्य के प्रशासन की जो कार्यकुशलता है तो वो समाप्त होने लगी थी। और मनसबदारों की शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। जो मनसबदार है तो उसको वश में रखना काफ़ी मुश्किल काम हो गया था। और सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन यानी दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। जो अभिजात लोग हैं तो क्या करते थे, जो सैन्य प्रशासन है और राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों पर नियंत्रण रखते थे, दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्र पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गई। तो इससे क्या हुआ, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गई। और जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया तो फिर क्या हुआ, राजधानी में पहुँचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। तो जैसे जैसे सूबेदार ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया तो राजधानी में जो पैसा, जो राजस्व मिलता था तो वह कमी होती गई, ठीक है।
उत्तरी तथा पश्चिमी भाग यानी जो उत्तरी और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलन ने इन समस्या को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। तो क्या हुआ, जो अतीत है उसमें भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। तो जो ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पर आर्थिक संसाधन है उनका प्रयोग अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किया गया। और जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों और स्थानीय सरदारों व अन्य समूह के हाथों में आ रही थी, तो औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। तो जिस प्रकार से जो राजनीतिक व आर्थिक सत्ता है वो प्रांतीय सूबेदारों और स्थानीय सरदारों व अन्य समूह के हाथों में आ रही थी, तो औरंगजेब इस चीज़ को रोक ना सके और बदलाव नहीं कर सका ना। अब देखेंगे भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियापन का वर्णन इस शब्दों में किया है। बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए। जो बड़े जमींदार हैं वो निस्सहाय और निर्धन हो गए। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। जो उसका किसान है फसल 2 बार साल में 2 फसल उगाते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। उनका स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते थे। तो मतलब जो स्थानीय गुमास्ते हैं तो वो एक तरफ से किसानों के हाथ की क्या बन गए, कठपुतली बने रहते हैं। जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है, जिस प्रकार से स्वयं किसान अपने जो ऋणदाता है उसके वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था में प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है। तो बात करें किसान, तो किसान अपनी फसल के जरिए जैसा ऐसा लगता है कि जैसा सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके टुकड़ा भी नहीं मिलता है। लेकिन उसका जो मालिक जमींदार होता है तो उसको एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। और ऐसी हालत में जमींदार सशक्त सेना को कैसे रख सकते हैं जिनकी उससे आशा की जाती है। अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे? तो उसका जो सैनिक खर्चा है तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगी और कहाँ से वो देंगे। इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर बड़ी मात्रा में धन दौलत ले गया। तो ईरान का शासक कौन था? जो ईरान का शासक नादिर शाह, जो 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और यहाँ के सारे दिल्ली के सारे धन दौलत को लूट कर ले गए। और नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक, फिर नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ इसके बाद फिर अफगान का शासक अहमद शाह अब्दाली, जो अहमद शाह अब्दाली है वो आक्रमण का उसका सिलसिला रहा है। यानी 1748 से 1761 तक वो आक्रमण किया 5 बार, और इस बीच में वो 5 बार आक्रमण किया और उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। जो उत्तर भारत है उस क्षेत्र पर आक्रमण किया और फिर लूटपाट मचाई। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के परिणामस्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन परीक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया उसका वर्णन इस तरह से किया है। 60 लाख रुपये और कई हज़ार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गए, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन, जो तख्ते ताउस सिंहासन है यानी मयूर सिंहासन, ये काफ़ी अमूल्य चीज़ था, तो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। फिर भी इस चीज़ को उन्होंने नादिर शाह ने उठाकर ले चला गया। और काफ़ी सारा धन, जेवर, सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात, इन सारी चीज़ों को उन्होंने लूट के ले गया। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे, तो दूसरा वृत्तांत की बात करें तो उसमें एक लिखा हुआ है कि जो कभी मालिक थे अभी बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए हैं। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता है। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया और दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थे वे अब बेघर हो गए। नया शहर यानी शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया और नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्ले पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। फ्रेंड्स, ये नादिर शाह का एक चित्र है और ये 1779 का एक चित्र है ना।
बात करेंगे साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक जो प्रतिद्वंदिता है, जो परस्पर कंपटीशन है, तो उसे और भी कमज़ोर बना डाला। ये अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे, पहला ईरानी और दूसरा तुरानी। पहला ईरानी, दूसरा तुरानी, यानी तुर्क मूल के। काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। तो एक दूसरे के हाथों के में ये क्या कठपुतली बने रहे। और बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा होगी जब दो मुगल बादशाह यानी फर्रुखसियर यानी 1713 से 1719 और आलमगीर द्वितीय, फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय, जो 1754 से 1759 की हत्या हो गई। और दो अन्य बादशाह अहमद शाह और 1748 से 1754 और बादशाह आलम द्वितीय, फिर बादशाह आलम द्वितीय 1759 से 1816 को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय 1759 से 1816 को उनके अभिजातों ने क्या कर दिया, अंधा कर दिया। अब मुगल सम्राटों की देखिए फ्रेंड, एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए फर्रुखसियर है ना, फर्रुखसियर है, अभिजात का स्वागत कर रहे हैं। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। ठीक है, इन सब जगहों को क्या क्या शक्ति और प्रबल बना लिया। राजपूत की बात करें, बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशेषता के साथ सेवारत रहे थे। अब बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर नियंत्रण का विस्तार करने के लिए प्रयास शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटी राजनीति में अपने पैर फंसा लिए। जो जोधपुर के राजा हैं, उन्होंने भी क्या किया, मुगल दरबार की गुटी राजनीति में फंस चुके, मतलब पैर फंसा दिए, वो भी फंस चुके थे ना। और इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जो ये प्रभावशाली राजपूत घरानों के हैं, तो ये गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। और जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने दावा किया, जो प्रभावशाली राजपूत घरानों के हैं, तो वो लोग दावा किए कि गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया गया। फिर जोधपुर के जो राजा है अजीत सिंह, उसको गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। इसके द्वारा ना दावा करने के बाद उसको मिल गई। और फिर अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गया। और फिर क्या हुआ, जो बादशाह जहांदार है शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। तो फिर क्या हुआ, 1713 में इन पदों को नवीकरण, नया रूप कर दिया, नया नाम दे दिया। उन्होंने अपने वतनों के आसपास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। तो क्या क्या, उन्होंने अपने आस पड़ोस के जो शाही इलाका है उन सबको कब्जा करने की कोशिश भी की। और राजघरानों ने नागौर को जीत लिया। फिर क्या हुआ, राजघरानों ने क्या किया, नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया ना। दूसरी अंबर, और फिर क्या हुआ, दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। जो बूंदी के क्षेत्र है, जो बड़े बड़े हिस्सा है, उस पर भी अपना कब्जा कर लिया। और सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की। तो जो सवाई राजा है जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। तो उसको 1722 में जो आगरा की सूबेदारी है उसको दे दी गई। और 1740 में फिर क्या हुआ, 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के
अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। ठीक है, ये देखिए कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए। किस प्रकार से किला बनाया है ना, पहाड़ियों की चोटियों पर, जो सत्ता के केंद्र बने। और व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महल, मंदिर और व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी यानी तालाब और जो कुंडी होते हैं, जो कुआं होते हैं, बावली जैसे कई जल निकाय थे। अब यहाँ पर देखेंगे कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए और राणा के पास मुगल राजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। क्या हुआ? वो अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। इधर देखते हैं जयपुर के राजा जय सिंह। 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जय सिंह का वर्णन। राजा जय सिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी और उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। ठीक है, देखिए मेहरागढ़ किला है जोधपुर का। आज़ादी हासिल करना। अब आज़ादी हासिल करना। अध्याय 6 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए और इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद, जो 1708 है उस समय गुरु गोविंद की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए और उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर, जो गुरु नानक है और गुरु गोविंद सिंह है उनके नाम पर सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। तो मतलब जो उसका शासन है तो उसको सार्वभौम मतलब सबके लिए बताया। और सतलुज और जमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में, जो सतलुज और गंगा जमुना नदी है तो उसका जो बीच के क्षेत्र में उन्होंने प्रशासन की स्थापना की। तो हम लोग देखे थे ना मानचित्र में सतलुज और गंगा जमुना नदी, तो उसके जो क्षेत्र है बीच का क्षेत्र है उसमें प्रशासन की स्थापना की। और 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। 1715 में उसको बंदी बनाया, फिर 1716 में उसको मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा वैशाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे और जिन्हें गुरमत्ता यानी गुरु की प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने इस राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया। तो 20% कर के रूप में उसको लेकर फिर उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। देखिए महाराणा रंजीत सिंह की ये तलवार है। ये महाराजा रंजीत सिंह की ये तलवार है ना। ये 10वें गुरु गोविंद सिंह है। ये 10वें गुरु गोविंद सिंह है। ये 10वें गुरु गोविंद सिंह जी है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था और कि शासन उनके भाग्य में है और राज करेगा खालसा। तो मतलब गुरु गोविंद जो है खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है और वो राज करेगा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। तो मतलब वो जो उसका जो सुनियोजित संगठन है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सही ढंग का था और उसके कारण खालसा और मुगल पहले खालसा और पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह, मतलब जो खालसा सुनियोजित संगठन के जो सुनियोजित संगठन के कारण जो खालसा
पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका ना। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। जो अहमद शाह अब्दाली है तो मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत मतलब जो काफ़ी विकसित प्रांत था और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। तो खालसा ने क्या किया 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से जमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रंजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। तो कौन? महाराणा रंजीत सिंह, जिन्होंने विभिन्न सिख समूहों को फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अब यहाँ पर देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य की उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। और शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था, ठीक है। शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। और माता और अभिभावक दादा कोंडदेव, जिसका माता और अभिभावक कोंडदेव के मार्गदर्शन में शिवाजी कम उम्र में ही विजयी पद पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे करने उन्हें मलाला मराठों पर, जो जावली जगह है वहाँ पर कब्जे ने उन्हें मवाला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया गया। तो जावली पर कब्जा किया, फिर उन्हें मवाला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया गया और जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। और बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। तो फिर बीजापुर और मुगल के खिलाफ जो कारनामा किया उन्होंने तो उसको विख्यात मतलब प्रसिद्ध बना दिया, प्रसिद्धि व्यक्तित्व बना दिया। और वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्राय गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। वो अपने विरोधी के खिलाफ कौन सा युद्ध करते थे? गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेश मुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। तो चौथ और जो सरदेश मुखी है तो उसके आधार पर राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने क्या किया? एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। देखिए फ्रेंड्स, मराठा को देखेंगे। मराठा राज्य ना, मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ। और छत्रपति शिवाजी महाराज यानी 1730 से 1680 लगभग कितना 50 साल ना, 50 साल तक 1630 से 1680 50 साल इन्होंने शक्तिशाली योद्धा परिवारों यानी देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक यानी कुणबी, जब कृषक पशुचारक कुणबी जो मराठों की सेना में मुख्य आधार बन गए। और शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार के हाथ में ही रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में यानी पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। और पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। तो पुणे मराठा का राजधानी बन गया ना, मराठा राज्य की राजधानी बन गया। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर दिया। और उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहाँ रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। अब बात करेंगे 1720 से 1761 के बीच, तो मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ और उसने सने सने और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन ले गए। जब 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात के मुगलों ने क्या क्या छीन लिया गया? मुगलों से छीन लिया गया, गुजरात मुगलों से छीन लिए गए ना। अब 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। ठीक है, तो चौथ और सरदेश मुखी का कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। प्रमुख मराठा राज्यकर्ता छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680, छत्रपति संभाजी महाराज 1681 से 1689, ये शिवाजी का बेटा संभाजी महाराज,
छत्रपति राजाराम महाराज 1689 से 1700, महारानी ताराबाई 1700 से 1761, छह साहू महाराज 1682 से 1749 तक। इस प्रकार से इन लोगों ने राज्य किया था। देखिए चौथ क्या था, चौथ जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25%, कितने 25% दक्कन में इनकी मराठा वसूलते थे। तो भू राजस्व का मतलब भू का जमीन का टैक्स, उसको 25% दक्कन में इसका मराठा वसूलते थे। और स्वदेश मुखी क्या होता था, दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा होता था। अब बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे और वो एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्यों के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। अब देखेंगे 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमा तेजी से बढ़ी और उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य की इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का तो भंडार मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण, जो मराठा का सैन्य अभियान है उसके कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए हैं और परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। तो फिर क्या हुआ, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ तो उस समय उसको कोई सहायता नहीं मिला। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का सुरक्षित हो जाता था, तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया और गायकवाड़ और भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं क्या था जो शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। फिर 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास और समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में, इंदौर होल्कर के आश्रय में फलता फूलता रहा और ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धिशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। जो मराठा द्वारा जो नियंत्रित इलाका था उस जगह में व्यापार के लिए नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला और बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। बात करेंगे जाट की। हम लोग मराठा के बारे में पढ़ लिया, अब जाट के बारे में पढ़ेंगे। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। तो क्या क्या अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी अपना 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की और अपनी नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिया और 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तु तो कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन पाए। तो क्या बन गए, क्या हुआ, वस्तु तो कुछ अरसे के बाद, कुछ समय के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। और जाट समृद्ध कृषक थे। जाट क्या थे, समृद्ध कृषक थे। उनके पर्वतीय क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए और पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए ना जाट के लिए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। जो सूरजमल के राज्य है उसमें भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। और 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली और नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए और
15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सब के बलबूते पर वो मुगलों से लड़ा। तो किसने लड़ा? नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए और 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सब के बलबूते पर वो मुगलों से लड़ा। और जहाँ भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया और दिग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहाँ के युग में जोड़ा गया था, तो दिग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। ठीक है, ये 18वीं शताब्दी का दिग का एक राजमहल है। देखिए किस प्रकार का राजमहल है ना। इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन है। जो इमारत की छत है इस जगह ये मुख्य सभा भवन है और बांग्ला गुम्बद है। ये क्या है? बांग्ला गुम्बद है। किस प्रकार का गुम्बद है ना। अब जाटों की शक्ति पूजा जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्यों को यानी आधुनिक राजस्थान में संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें से आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए जिनमें क्या है, भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर इस प्रकार से समाप्त हुई और आप लोग को समझ में आ रही होगी। और दूसरा चैप्टर में फिर से मिलूँगी और हिस्ट्री का ये सारा समाप्त हो गया। फिर दूसरा वाला बुक का देखेंगे।